स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के सीजन 4 एपिसोड नंबर 1 में। तो जैसा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया था कि जिन्वो एक नए डंजन के अंदर जाता है जो कि बाहर से नॉर्मल दिखता है। जिन्वो के अंदर जाते ही वो पूरा रेड गेट हो जाता है जहाँ पे जिन्वो वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स लड़ने के लिए आता है अपने शैडो आर्मी की मदद से उन सभी को खत्म कर देता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक इंसान को देखते हैं जो कि डंजन के अंदर आया हुआ था। वहाँ पर वो किसी को देख कर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन, जिस पर वो बंदा उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि क्या मैं फिर से यहाँ पर आ गया। उस ब्रिलियंट लाइट की फ्रेगमेंट यहीं से आ रही थी। तभी वहाँ पर कोई और भी आता है। इन लोगों के बीच में यहाँ पर बातचीत होती है और जो बंदा उस डंजन के अंदर आया हुआ था वो इन दोनों की बातचीत सुन रहा होता है, बट उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। ये लोग यहाँ पर में बात कर रहे होते हैं उस जगह के बारे में जो कि ईस्ट में है और उस जगह पर मोनार्च ऑफ शैडो रहता है। ये लोग आपस में यही बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कोई और भी आता है। सो इसने जिन्वू की तरह कपड़े पहन रखे थे लेकिन ये क्लियर नहीं था कि ये जिन्वू ही है और देखने में भी जिन्वू नहीं लग रहा था। अब पता नहीं कौन है ये, हम लोग बाद में देखेंगे। जहाँ तक मेरे को लग रहा है जिन्वू के फादर है शायद, अब वो मेरे को कंफर्म नहीं है। वो बंदा इन दोनों से कहता है कि क्या तुम ईस्ट में उसी जगह की बात कर रहे हो, क्या तुम साउथ कोरिया की बात कर रहे हो। जिस पर वो कहता है तुम कौन हो, अगर तुम हमको पकड़ सकते हो तो कोशिश कर लो। और फिर जो व्हाइट आदमी होता है वो वहां से जाने लगता है अपने अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके। तभी वो बंदा जो कि जिन्वू की तरह लग रहा होता है वो उनसे कहता है कि तुम उतने तेज नहीं हो और उनके ऊपर अटैक कर देता है काफी ज्यादा तेजी से। और फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक फाइट होती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसी सीन के साथ ये सीन कट होता है। इसके बाद हम लोग उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर हाईवे के बीच में गेट अपीयर हुआ था। वो गेट अभी भी रेड था और सभी लोग वहाँ पर सुरक्षा कर रहे थे। हम लोग गेट के अंदर देखते हैं तो वहाँ का जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो जिन्वू से कहता है कि आखिरकार किस बास्टर्ड ने सब कुछ किया है, मैं उन सभी को मार दूंगा। तभी वो जिन्वू को देखता है, वो कहता है वो जिन्वू से कहता है कि मेरे जो लोग हैं वो इस एरिया में छुपे हुए हैं, तो सभी लोग बाहर आ जाओ, जल्दी करो। और ऐसा बोलता है लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता है। अब वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि मेरे बोलने पे मेरे लोग बाहर क्यों नहीं आए। जिन्वू से कहता है कि तुम काफी फनी हो, बाहर आ जाओ। और जिन्वू को ऐसा बोलते उसके शैडो सोल्जर्स जितने भी मॉन्स्टर्स छुपे हुए होते हैं उनको मार मूर कर बाहर ला रहे होते हैं और उसने जितने भी छुपे वहाँ पे मॉन्स्टर्स होते हैं उनके शैडो सोल्जर ने सबको खत्म कर दिया होता है। जिन्वू कहता है लगता है अब कोई बचा नहीं है। अब ये देख कर वो जो मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कैसे कैसे इसने मेरे सभी लोगों को मार दिया। और वो अपने लोगों की मरी हुई बॉडी को हाथ में लेते हुए कहता है कि नहीं, और जिन्वू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तू बास्टर्ड बचेगा नहीं। फिर जिन्वू अपने शैडो सोल्जर से बोलता है कि चलो शुरू करते हैं। और ऐसा कहते हैं जिन्वू के जो शैडो सोल्जर होते हैं, बेरू होता है, सभी के सभी बाकी जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। जो भी बचे हुए मॉन्स्टर्स होते हैं इन लोगों के बीच में यहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट होती है। जिन्वू बस आराम से चल रहा होता है। जितने भी मॉन्स्टर जिन्वू पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं उससे पहले ही जिन्वू को वो छू पाते हैं। उससे पहले जितने भी यहाँ पे शैडो सोल्जर्स होते हैं वो मॉन्स्टर को खत्म कर रहे होते हैं। और जिन्वू को कोई भी फिक्र नहीं होती है कि उसको कुछ होने वाला है, क्योंकि उसके शैडो सोल्जर्स को भी मॉन्स्टर जिन्वू को टच करे उससे पहले ही खत्म कर देते हैं। वो मॉन्स्टर बॉस जिन्वू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि बस बहुत हो गया। वो मॉन्स्टर जिन्वू के ऊपर अटैक करता है उससे पहले वहाँ पर बेरू और बाकी सभी शैडो सोल्जर्स जो होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करते हैं तो काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। बस वो अपने लास्ट मूवमेंट्स पे होता है। जिन्वू कहता है तो चलो अब मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर करो, अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो तुमको काफी कम दर्द मिलेगा। जिन्वू उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो मर जाता है। जिन्वू कहता है कि अंत में मैं इससे कुछ भी नहीं बुलवा पाया क्योंकि सिस्टम ने फिर से इंटरफेयर किया, पर वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये कुछ मैटर करता है। आखिरकार अंत में समय के साथ मैं सब कुछ जान ही जाऊंगा। उसके बाद जिन्वू यहाँ पर उसी की को निकालता है जो कि उसको कर्च रैंडम लूट बॉक्स में मिली थी। तो अब जिन्वू उसको इस्तेमाल कर पाएगा क्योंकि जिन्वू का जो मैक्सिमम लेवल है वो अपने 100 लेवल पे पहुंच गया है, जो कि इस की को इस्तेमाल करने की रिक्वायरमेंट्स जिसके पास उस की जो डिटेल्स होती है वो ओपन होती है। जिन्वू को पता चलता है कि असल में ये डबल डंजन की ही की है जिसमें जिन्वू सबसे पहले एपिसोड में गया था, यानी उसी टेम्पल की। जिन्वू को आगे इस की के बारे में पता चलता है कि असल में इस की मदद से जिन्वू उसी टेम्पल में एंटर कर सकता है और जिन्वू उस गेट की जो लोकेशन है वो जिन्वू को बता दी जाएगी। लेकिन कुछ समय के बाद तो यहाँ पर जो टाइम बचा हुआ था वो तो लगभग 417 घंटे, तो यानी कि जिन्वू को लगभग 417 घंटे वेट करना होगा। इसके बाद ही जिन्वू को उस गेट की लोकेशन पता चल पाएगी, यानी जिन्वू इस की का इस्तेमाल करके उसी टेम्पल के अंदर वापस जा पाएगा। जिन्वू अपने आप से कहता है कि कार्टनैन टेम्पल की चाबी, मैं उस जगह को कैसे भूल सकता हूँ, कभी नहीं। अगर मैं कोशिश भी करूँ तब भी मैं उस जगह को नहीं भूल सकता हूँ, डबल डंजन। जिसके बाद जिन्वू को वो सारी बातें याद आने लग जाती हैं। फ्लैशबैक में चला जाता है जिन्वू, जो भी उसके साथ हुआ था उस डबल डंजन में। जिन्वू अपने आप कहता है कि सिस्टम मेरे को दोबारा बुला रहा है, फिर से वहीं पर जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन अब में और तब में बहुत कुछ बदल चुका है। लगता है ये सब कुछ शुरुआत
बाद से ही प्लानिंग की गई थी, जब से मेरे को ये सिस्टम मिला था तब से ही। और अगर वहाँ पर मेरा कोई इंतजार कर रहा है मेरे वापिस आने का, तो तुमको सिर्फ अभी इंतजार करना होगा। मैं आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जल्द आऊंगा। दूसरी तरफ हम लोग यूजिन को देखते हैं जो कि खूब मेहनत कर रहा होता है। तो एक्चुअल में जिन्वू को जो लोग भी हेट कर रहे होते हैं, यूजिन उन सभी लोगों के खिलाफ कंप्लेन रेज कर रहा होता है और कहता है कि मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा जो लोग भी जिन्वू के खिलाफ हेट बोल रहे हैं। और वो सभी के खिलाफ यूजिन गुस्से में कहता है, अगर वो लोग मेरे सामने आकर रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तब भी मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। उनकी हिम्मत कैसे हो गई। और वो ये सब कुछ काफी ज्यादा देर से कर रहा होता है, इसलिए काफी ज्यादा गया होता, कहता है यार आज तो मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। तभी वहाँ पर जिन्वू आ जाता है अपने शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करके। वो यूजिन से कहता है कि शुक्रिया यूजिन, इतना तुम हार्ड वर्क कर रहे हो मेरे लिए। यूजिन कहता है हाँ हाँ सर। यूजिन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये हमेशा जब मर्जी यहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं और जब मर्जी कहीं से भी आ जाते हैं। जिन्वू से पूछता है वैसे सब कुछ ठीक तो है ना। यूजिन कहता है हाँ सर सब कुछ ठीक है, पर आप इतने अजीब से क्यों दिख रहे हैं। जिन्वू उसको बताता है कि मैं डायरेक्टली गेट से आया हूँ और तुमने कहा था कि हमको थोड़े बहुत पैसों की जरूरत है गिल्ड को स्टार्ट करने के लिए, है ना, ये लो। यूजिन देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है तुमने सारे प्रीमियम इसेंशियल स्टोन, क्या आपने कोई हाई रैंक की गेट क्लियर किया है क्या सर? ये तो हमारे एम्प्लॉय के लिए काफी होगा। जिन्वू कहता है एम्प्लॉय? यूजिन उससे कहता है कि हाँ सर मैंने आपको बताया तो था ना, क्या आपको याद नहीं है? हम लोग को एक और मेंबर की जरूरत है। जिन्वू कहता है अच्छा हाँ तुमने कहा था कि लगभग हमको 3 लोगों की जरूरत है, एक गिल्ड मास्टर, एक वाइस गिल्ड मास्टर और एक एक्स्ट्रा मेंबर। जिन्वू कहता ये बात तो है, चलो ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज जो कि तुम को बताना चाहोगे? यूजिन से कहते हाँ सर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, काफी ज्यादा अर्जेंट। जिन्वू कहता क्या है? यूजिन उसको बताता है कि हमारे गिल्ड का नाम, हमको अपने गिल्ड का कोई नाम रखना होगा। जिन्वू कहता ये भी इम्पोर्टेंट था क्या? मुझे लगा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। यूजिन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता नहीं सर ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। उसके बाद यूजिन जिन्वू को बताता है कि वैसे सर पहले मैंने सांग यो गिल्ड सोचा था, हम दोनों के जो लास्ट नेम है उसको हम लोग मिला लेंगे, लेकिन ये उतना जचा नहीं। वैसे हाँ यो सांग गिल्ड भी, ये भी काफी अच्छा है, लेकिन सर मैं आपका नाम अपने नाम से आगे कैसे रख सकता हूँ? इसके बाद यूजिन उसको काफी सारे और भी कॉम्बिनेशन बताता है। तभी जिन्वू उससे बोलता है कि वैसे सोलो प्लेयर गिल्ड कैसा रहेगा? ये बात सुनने के बाद यूजिन कहता है क्या? जिन्वू से कहता है कि बेसिकली ये सब कुछ सोलो हंटिंग से स्टार्ट हुआ था ना। यूजिन अपने मन में सोचते हुए कहता है इन्हें क्या लग रहा है, ये कोई जोक है? मुझे हमेशा से लगता था कि हर चीज में बेहतर है, पर ऐसा नहीं है। हाँ वैसे भी ये भी इंसान है, ये भी हमारे तरह सोचते हैं। तभी गेट पर कोई आता है, वो गेट खटखटाता है। यूजिन कहता है अब कौन है? और जैसे यूजिन बाहर जाता है, तभी जो बाहर आया हुआ होता है वो यूजिन से बोलता है क्या ये मिस्टर सांग जिन्वू का ही ऑफिस है? तभी यूजिन से बोलता है कि हाँ लेकिन आप कौन? और तभी वो देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है मिस चाइन आप? तो एक्चुअल में यहाँ पर मिस चाइन आई हुई होती है। वो भी कहता है मिस चाइन आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? मिस चाइन उसे कहती हैं कि वैसे मैं यहाँ पर तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए आई हूँ। जिसके बाद ये लोग आपस में बात करने लग जाते हैं फिर से। जिन्वू मिस चाइन से पूछता है कि मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा, वैसे आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई हैं? मिस चाइन उससे बोलती हैं क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने बोला था अभी, मैं तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ। ये बात सुन के जिन्वू भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? जिन्वू मिस चाइन से पूछता है कि वैसे क्या आपको मिस्टर गो ने भेजा है ये सब करने के लिए? मिस चाइन उसको मना कर देती है। वो कहते हैं कि वो मुझे क्यों भेजेंगे? जिसके बाद जिन्वू से पूछता है कि क्या आपको मिस्टर चोई ने अपने हंटर गिल्ड से निकाल दिया है? मिस चाइन कहते हैं अरे नहीं। जिन्वू पूछता है कि फिर आप क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं हमारे सोलो प्लेयर गिल्ड को? जिन्वू के गिल्ड का नाम सुनकर मिस चाइन कहते हैं क्या तुम्हारे गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर गिल्ड है? जिन्वू कहता है कि हाँ क्यों, इस नाम में कोई प्रॉब्लम है क्या? वाइस गिल्ड मास्टर और मैंने, हम दोनों ने मिलकर इस नाम को सहमति दी है। जिन्वू को चिल्लाते हुए कहता है कि क्या सीरियसली सर, सोलो प्लेयर गिल्ड और मैंने इस नाम को कहाँ कर दिया? और वैसे भी मेरा ओपिनियन आपके लिए कोई मैटर भी करता है? अब ये बात सुनकर जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरान होता हुआ कहता है अब ये क्या बोल रहा है? जिन्वू से बोलता है कि तुमने कुछ नहीं बोला जब मैंने बोला कि सोलो प्लेयर गिल्ड, तो मुझे लगा कि तुमने हाँ कर दिया है। जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि एक मिनट, मेरे को सबसे पहले इस सिचुएशन में शांत रहना होगा, क्योंकि मैं अपने सेंस स्टेट्स का इस्तेमाल करके पता लगा सकता हूँ यहाँ पर भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, रुको मेरे को यहाँ पर शांत रहना होगा। वो मिस चाइन की तरफ देख रहा होता है। उनकी तरफ देखते हुए जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इनकी जो हार्ट बीट है वो भी काफी ज्यादा तेजी से धड़क रही है और ये काफी गहरी सांस ले रही हैं और ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि ये शांत रहें, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं अपने सेंस स्टेट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और आखिरकार क्यों ये मेरे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हैं? जिसके बाद जिन्वू मिस चाइन से कहता है कि मिस चाइन, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको एक हंटर के तौर पर अवेक्ड हुए 2 साल भी नहीं हुए हैं, और मैं इतना तो कंफर्म हूँ कि आपने हंटर गिल्ड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन जरूर किया होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक खत्म भी नहीं हुआ होगा। जिस पे मिस चाइन जिन्वू को बताती हैं कि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने पे
जो भी पेनल्टी लगती है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उनकी पेनल्टी को पे कर सकूं। वो अपने मन में सोचते हो कहता है कि ये पेनल्टी भी पे करना चाहती हैं। आखिरकार मेरे गिल्ड में ऐसी क्या बात है। जिसके बाद जिनवू मिस चाइन से बोलता है कि वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे गिल्ड के पास एडवांस पे करने के लिए पैसे नहीं है अभी। मिस चाइन कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को एडवांस चाहिए भी नहीं। जिसपे जिनवू मिस चाइन से पूछता है कि आखिरकार आप हमारे गिल्ड को ज्वाइन ही क्यों करना चाहती हैं? आपको हमारा गिल्ड ज्वाइन करके कुछ भी नहीं मिलेगा। मिस चाइन अपने मन में सोचते हुए कहती हैं कि आखिरकार मैं इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करूं जिस इसको लगेगा कि मैं क्रेजी हूं। मेरे को इसको सच नहीं बताना चाहिए, क्या मेरे को इसको सच बता देना चाहिए? जिसके बाद मिस चाइन अपने मन में सोच रही होती हैं। तो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम जब मिस चाइन और जिनवू आपस में मिले थे पहली बार, जब जिनवू एज अ वर्कर गया था डंजन के अंदर। तब मिस चाइन को जिनवू के अंदर से काफी अलग ही स्मेल आई थी और इस वजह से मिस चाइन ने उसके ऊपर शक भी किया था और उसके बारे में काफी सब कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो भी थी वो सब कुछ निकलवाया था और फिर उनको धीरे धीरे कर जिनवू के ऊपर शक भी होने लग गया था। फिर मिस चाइन ने काफी रिसर्च किया था जिनवू के बारे में और फिर उनको ये भी न्यूज मिल गई थी कि वो एस रैंक का हंटर वगैरह बन गया है और भी इसी तरीके से पूरी स्टोरी चलती है। और फिर उसके बाद जेजू आइलैंड की रेड पर जब ये सभी लोग घायल हो गए तो वहाँ पर जिनवू उनको बचाने के लिए आया था और मिस चाइन भी लगभग मरते मरते ही बची थी। वो पूरी तरीके से मरी गई थी एक तरह से, लेकिन फिर भी वो फाइनली बच गई थी जिनवू की वजह से ही। और जब मिस चाइन को होश आता है तो मिस्टर गो से पूछती है कि मेरे को किसने बचाया, क्या वहाँ पर जिनवू आया था? मिस्टर गो कहते हैं कि हाँ। और यही सब इंसिडेंट होने के बाद मिस चाइन जिनवू के काफी ज्यादा करीब काम करना चाहते हैं ताकि वो जिनवू के बारे में और भी बहुत कुछ जान सके। मिस चाइन अपने मन में सोच रही होती हैं कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो मेरे आखिरी सांस तक। अरे नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। और मिस चाइन काफी ज्यादा शर्माने लगती हैं। अब मुझे नहीं पता भाई यहाँ पर क्या सिचुएशन है, बट बहुत ज्यादा शर्माने लगती हैं। अब जिनवू भी उनकी तरफ देख रहा होता, कहता है यार ये क्या चल रहा है, ये इतनी ज्यादा क्यों शर्मा रही है, इनका पूरा शरीर इनका पूरा चेहरा लाल क्यों हो गया है, आखिरकार ये मेरे से कुछ बोल क्यों नहीं रही है, ये जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। मिस चाइन पूरी कोशिश कर रही होती है कि जिनवू को उनके ऊपर शक ना हो, लेकिन भाई जिनवू है यार। जिनवू अपने मन में सोचते हो कहता है क्या मुझे नहीं पता कि ये क्या सोच रही हैं, लेकिन ये जो कुछ भी सोच रही हैं इस चीज के बारे में उन्होंने काफी लंबे समय से पहले ही प्लान कर रखा था। जिनवू मिस चाइन से कहता है कि क्या आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहती हैं? तभी मिस चाइन जिनवू से बोलती है कि मैं चाहती हूँ, मैं एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहती हूँ, क्या है ये गलत है? जिनवू कहता है नहीं। तभी योजिन जिनवू के करीब आता है, उसके कान में फुसफुसाते कहता है अरे सर, लगता है हंटर गिल्ड वाले इनसे काफी ज्यादा काम करवाते हैं। ये बात सुनने के बाद जिनवू भी अपने मन में सोच रहा होता है कि वैसे हाँ यार, मिस चाइन अभी 22 या 23 साल की होंगी और ये इतनी जल्दी एक एस रैंक की हंटर बन गई तो इनके ऊपर काफी ज्यादा बर्डन आ गया होगा। और हाँ, अभी जल्दी में तो जेजू आइलैंड रेड में ये काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो गई थी। मेरे को इनके बारे में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन इसके बाद जिनवू मिस चाइन से कहता है कि असल में हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट भी देना होगा। तभी मिस चाइन कहती है क्या, लेकिन रिक्रूटमेंट पोस्टिंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। तभी जिनवू योजिन की तरफ देखते हुए कहता है कि हमारी ये नई रेगुलेशन है तो मुझे लगता है कि हमारा जो वाइस गिल्ड मास्टर है उसने कोई मिस्टेक कर दी है। और वो योजिन की तरफ देखता है, वो योजिन से कहता है हमारे गेस्ट के लिए कुछ खाने पीने के लिए लाओ। योजिन कहता है हाँ हाँ बिल्कुल सर। जिसके बाद मिस चाइन जिनवू से बोलती है कि वैसे किस प्रकार का टेस्ट होगा। जिनवू अपने मन में सोचता कहता है क्या ये इतनी जल्दी तैयार हो गई, सीरियसली, चलो कोई नहीं। जिसके बाद जिनवू उनको बताता है आपको मेरे एक समन बीस्ट को हराना होगा। मिस चाइन बोलती हैं बस इतने सी बात, लगता है आप मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं मिस्टर जिनवू, तो बताइए मेरे को किससे लड़ना होगा। जिनवू उनसे कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दूं, सिर्फ आपके लिए। मिस चाइन भी कहती है हाँ ठीक है। मिस चाइन जिनवू से पूछते हैं कि वैसे टेस्ट कब होगा। जिनवू कहता है कि चलिए अभी शुरू करते हैं। तो हंटर एसोसिएशन का जिम्नेजियम कैसी जगह रहेगी, चलिए हम वहाँ पर इस टेस्ट को करते हैं। जिनवू अपने मन में सोचते कहता है कि जिम्नेजियम में टेस्ट करना काफी अच्छा है, लेकिन यार वो काफी ज्यादा दूर नहीं है। पर हाँ, शायद मैं इसे टेस्ट कर सकता हूँ कि मेरी जो शैडो एक्सचेंज स्किल है क्या वो दूसरे इंसान के साथ काम करती है। ये मेरे लिए काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जिनवू मिस चाइन से कहता है कि हम लोग इस तरीके से नहीं जाएंगे। मिस चाइन कहती है तो फिर किस तरीके से? जिनवू उनको कहता है कि आप थोड़ा सा मेरे करीब आइए। जिनवू उनको अपने को थोड़ा सा करीब लाता है, थोड़ा क्या काफी ज्यादा करीब ले आता है। मिस चाइन भी शर्माने लगती हैं और फिर जिनवू अपने शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करके वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है हंटर एसोसिएशन के जिम्नेजियम में। योजिन भी जिनवू के गेस्ट के लिए यानी मिस चाइन के लिए खाने पीने का सामान लेकर आ गया होता है। जैसे वो एंटर करता है वो कहता है अब ये लोग कहाँ गए, और उसके सामने जिनवू का एक शैडो सोल्जर होता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और जिनवू जो शैडो सोल्जर होता है वो जो खाना लेकर आया था योजिन, मिस चाइन और जिनवू के लिए, वो उसको खा लेता है। ये देखकर योजिन तो और भी ज्यादा डर जाता है। दूसरे तो हम लोग जिम्नेजियम का सीन देखते हैं जहाँ पर जिनवू मिस चाइन को लेकर टेलीपोर्ट हो गया था। जिनवू कहता है कि हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। मिस चाइन देखे काफी ज्यादा हैरान होते हैं किस तरीके से वो लोग इतनी जल्दी इस जगह पर आ गए। वो कहती है कि कैसे? जिनवू अपने मन में सोचते कहता है कि मैं जानता था
शैडो एक्सचेंज स्किल एक गेट की तरह काम करता है। मैं इसका इस्तेमाल करके एक दूसरे इंसान को अपने साथ ट्रेवल करवा सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं अपने साथ किसी और को भी एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करवा सकता हूँ। लेकिन हाँ, मेरे शैडो सोल्जर को भी उस जगह पर होना होगा। 3 घंटे तक वेट भी तो करना पड़ेगा ना, तो मेरे पास 3 घंटे हैं। चलो मैं इनका यहाँ पर टेस्ट ले लेता हूँ। शायद मैं इस स्किल का इस्तेमाल करके वर्ल्ड के दूसरी साइड भी ट्रेवल कर सकता हूँ। ये तो देखने वाली बात होगी। जिसके बाद जिनवू मिस चाइन से कहता है चलिए शुरू करते हैं। मिस चाइन तो अभी भी हैरान होती है कि किस तरीके से जगह पर इतनी जल्दी आ गई। जिसके बाद मिस चाइन जिनवू से कहती है कि मेरे को जस्ट अभी याद आया है, मैं अपने साथ कोई वीपन नहीं लेकर आई हूँ। जिनवू कहता है ओह, तो आपका मतलब उस पिकैक्स से है। ये बात सुनने के बाद मिस चाइन काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कहते हैं क्या? अरे नहीं 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 नहीं, वो मेरा वीपन नहीं है। जिनवू कहता है अरे मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, सीरियस मत होइए। मिस चाइन कहते हैं हाँ चलो फिर ठीक है, कोई नहीं। सामने एक स्टोरेज रूम है, वहां से मैं वीपन को बोरो कर लेती हूँ। स्टोर रूम के अंदर जाकर वहाँ पे एक वीपन को सिलेक्ट करती है। वहाँ पर वैसे काफी सारे वीपन होते हैं जी, मैं वो हंटर्स के लिए, तो यहाँ पर काफी सारे वीपन अवेलेबल होते हैं उनके लिए, और इसीलिए मिस चाइन उनमें से एक स्वॉर्ड पिकअप कर लेती है। मिस चाइन जिनवू से कहती है कि मैं तैयार हूँ। जिनवू उनसे कहता है कि ये वीपन क्या आप इसके साथ सही रहेंगी, और मेरे को नहीं लगता कि आपको स्वॉर्ड इस्तेमाल करने का टाइम भी मिलेगा। मिस चैन कहती है कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा वीपन इस्तेमाल करती हूँ, और आखिरकार मैजिक बीस्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड है बैटल के लिए या नहीं, वो तो आपके ऊपर अटैक ही कर देंगे। जिन्हों अपने मन में सोचते हो कहता है कि बिल्कुल सही। इनकी इच्छा शक्ति ने ये प्रूफ कर दिया है कि इनमें काबिलियत तो है, लेकिन फिर भी मैं अपने किसी ऑर्डिनरी सोल्जर को ही समन करूंगा। तो चलो ठीक है, मैं इग्रीस को समन करता हूँ। इसके बाद जिनवू इग्रीस को समन करता है। जिनवू मिस चाइन से कहता है कि ये मेरा सबसे बेस्ट स्वॉर्ड मैन है मेरी शैडो सोल्जर आर्मी में। मिस चाइन जिनवू से कहते हैं कि वैसे हम लोग विनर को किस तरीके से डिसाइड करेंगे, जिस पर जिनवू को कहता है कि फाइट तब तक चलती रहेगी और फाइट तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि आप मेरे समरन बीस्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर देती हैं या आप खुद ही सरेंडर नहीं कर देती हैं। जिनवू अपने मन में सोचते हो कहता है कि वैसे मैंने इनको कहा है कि मैंने सबसे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को समन किया है, लेकिन अगर मैंने बेरू को समन कर लिया होता तब तो इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती। चलो मुझे लगता है कि अब शुरू करना चाहिए। जिसके बाद जिनवू मिस चाइन से कहता है कि चलो शुरू करते हैं। मिस चाइन भी रेडी होती हैं। जिनवू मिस चाइन से कहता है कि आप थोड़े समय के लिए उधर मुड़ जाएंगी, और फिर वो इग्रीस को अपने इन्वेंटरी में से निकाल के एक स्वॉर्ड देता है और उसे कहता है कि तुम इसका इस्तेमाल करो। फिर जिनवू मिस चाइन से कहता है कि चलो ठीक है, टेस्ट को शुरू करते हैं। मिस चाइन भी रेडी हो जाती हैं और फिर इग्रीस और मिस चाइन के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। जिनवू अपने मन में सोचता कहता है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये तो उससे भी फास्ट है। अगर कोई ऑर्डिनरी इंसान हो तो वो तो मारा जाएगा अगर इग्रीस ने अपनी ताकत दिखा दी तो। चलो देखते हैं। हंटर एसोसिएशन में हम लोग मिस्टर गो को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहे होते हैं, तभी उनको कुछ सुनाई देता है। वो अपनी खिड़की से देखते हैं तो उनको जिम्नेजियम का लाइट जलती हुई दिखाई देती है। वो कहते हैं जहाँ तक मेरे को याद है जिम्नेजियम को किसी ने आज के लिए रिजर्व नहीं कर रखा था। जिसके बाद वो फोन लगा के अपने एक असिस्टेंट से बोलते हैं कि जिम्नेजियम के अंदर की इंटरनल जो सीसीटीवी है उसका मेरे को एक्सेस दो। मिस्टर गो जब देखते हैं कि वो कहते हैं क्या वैसे ये दोनों यहाँ पर कब आ गए, और फिर मिस्टर गो को याद आता है ओ तो ये बात है। तो यहाँ पर उनको याद आता है कि जरूर जब मैंने मिस चाइन को बताया कि वहाँ पर जिनवू इन लोगों की मदद करने के लिए आया था तो जरूर मिस चाइन उनसे इम्प्रेस हुई होंगी। चलो कोई नहीं। जिसके बाद मिस्टर को अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि मैं माफी चाहूंगा, लेकिन क्या तुम सिक्योरिटी कैमरास को जिम्नेजियम के अंदर जो उनको बंद कर दोगे? जिस पर वो कहता है कि लेकिन सर, मिस्टर को उससे कहते हैं आज इंस्पेक्शन डे है और इसीलिए उसको बंद कर दो। जिस पर वो कहता है ठीक है सर। फिर से हम लोग जिम्नेजियम के अंदर का सीन देखते हैं। मिस चाइन ने इग्रीस के ऊपर अटैक करके उसको थोड़ा सा घायल कर दिया होता है। मिस चाइन जिन्होंने उसे कहती है कि तुमने कहा था कि तुम्हारा चौथा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है, तो क्या तुम बाकियों को यहाँ पर समन करोगे? जिन्होंने कहता है लेकिन आप घायल हो सकती हैं। मिस चाइन कहते हैं कि मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आखिरकार मैं भी तो देखूं। जिन्होंने कहता है कि आप जानती हैं। मिस चाइन उसको बताते हैं कि हाँ मैंने उस बीस्ट को देखा था, ऑल्सो मैंने उसको फुटेज में भी देखा था। जिन्होंने कहता है कि ठीक है, और फिर जिन्होंने अपने सबसे ज्यादा पावरफुल शैडो सोल्जर बेरू को समन करता है। इसको देखकर मिस चाइन की पसीने छूट जाते हैं। वो भी थोड़ा बहुत डर तो रही थी, क्योंकि भाई जब बेरू आता है ना सामने तो उसकी जो माना इमिट हो रही होती है उसके शरीर में से, उसको देख कर ही सामने वाला समझ जाता है कि भाई ये कितना ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद जिन्हों मिस चाइन से कहता है कि वैसे मैं आपसे एक और बार पूछ लेता हूँ, क्या आप इससे लड़ेंगी? जो कि बेरू को समन कर लेता है। जिन्हों अपने मन में सोच रहा होता है कि वैसे जब मैं किसी चीज को शैडो सोल्जर में कन्वर्ट कर देता हूँ तो जब वो चीज जिंदा थी यानी अलाइव थी उसकी तुलना में वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी बेरू को तो बनाया इस पर्पस से था कि वो हंटर्स को खत्म करे, और इसी वजह से ये एक वीपन की तरह पैदा हुआ जिसका काम ही है हंटर्स को मारना। तो ये उतना ज्यादा कमजोर भी नहीं है, और अगर ये अपनी ताकत लगाकर मिस चाइन के खिलाफ जाता है तो मिस चाइन के जीतने के चांस बहुत ही ज्यादा
जिन्हों उसके आगे कुछ बोल पाता तभी बेरू बीच में बोलता है और वो बोलता है कि मेरे आका, मेरे को इस इंसान के साथ क्या करना है। जिन्हों उसको कहता है कि तुमको इसको हराना है, लेकिन एक बात का याद रखना कि उनको किसी भी प्रकार से चोट नहीं लगनी चाहिए। बेरू जिन्हों से कहता है कि जैसे आपकी इच्छा मेरे आका। बेरू काफी ज्यादा तेजी से चिल्लाता है और वो इतनी ज्यादा तेजी से चिल्लाता है कि उसकी आवाज से ही जिम्नेजियम के अंदर जितनी भी लाइट्स लगी होती हैं पूरी पूरी क्रैक हो जाती हैं और आसपास और भी काफी चीजें टूट जाती हैं, जिसको देखकर मिस चाइन काफी ज्यादा हैरान होती हैं। मिस चाइन अपने मन में सोच रही होती है, ओ तो ये वही है जिसके खिलाफ जिन्वू लड़ा था। ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है कि उससे दूर रहना, और अगर तुमने उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बेरू कहता है कि जैसी आपकी इच्छा मेरे आका। मिस चाइन अपने मन में सोच रही होती है कि अब मेरी बारी है, मेरे को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। और ऐसा वो सोच रही होती है उससे पहले ही बेरू काफी ज्यादा तेजी से मिस चाइन के पीछे आता है। मिस चाइन अपनी स्वॉर्ड लेती हैं और उसके ऊपर अटैक करती हैं, लेकिन बेरू उनके अटैक को रोक लेता है, जिसको देखकर मिस चाइन काफी ज्यादा हैरान होती है। बेरू कहता है, बेरू अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे आका ने यानी कि मेरे मेरे किंग ने मेरे को एक कमांड दिया था कि तुम्हें इसको हराना है बिना इसको नुकसान पहुंचाए। तो असल में मेरे को इसको ये दिखाना है कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ और इसको हराना भी है बिना इसको नुकसान पहुंचाए। ये तो बहुत ही सिंपल टास्क है ना। मिस चाइन उससे तलवार छुड़ाते हैं और फिर से उसके ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करती हैं, लेकिन फिर से वो डॉज कर लेता है। मिस चाइन अपने मन में सोच रही होती हैं कि अभी तक मैंने हार नहीं माना है, और वो काफी ज्यादा तेजी से बेरू के ऊपर अटैक करती हैं। वो हर तरफ से उसके ऊपर अटैक करती हैं, लेकिन बेरू उनके सारे अटैक से बच रहा होता है। मिस चाइन अपने मन में सोचते हुए कहती हैं कि कैसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये मेरे सारे अटैक्स को डॉज किस प्रकार से कर ले रहा है, ये मेरे से काफी ज्यादा दूर है और ये अपने पैरों को हिला तक नहीं रहा है, और इसके बावजूद भी मेरे सारे अटैक्स को डॉज कर ले रहा है। तभी बेरू मिस चाइन के पास आता है और ये बहुत तेजी से चिल्लाता है और मिस चाइन उसकी आवाज से ही पीछे हो जाती हैं। जिन्वू जो कि दूर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ डिसाइड हो चुका है। जिसके बाद वो मिस चाइन से कहता है कि आप सेटिस्फाई तो है ना, या आपको अभी और भी लड़ना है। लेकिन मिस चाइन कहती है कि नहीं, अभी मेरे को और लड़ना है, मेरे अंदर अभी भी ताकत है कि मैं इससे लड़ सकूं। जिन्हों अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या आखिरकार ये सोच क्या रही हैं, मुझे नहीं पता कि ये क्या सोच रही हैं, और वैसे भी लड़ने की सोच ही क्यों रही हैं, बल्कि इनको तो ये रियलाइज हो चुका है कि इनके और बेरू के बीच में कितना बड़ा स्ट्रेंथ का डिफरेंस है। लेकिन फिर भी बेरू मेरे जो अदर शैडो सोल्जर्स हैं उनसे काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि इसके पास इंटेलिजेंस है, ये अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये किलिंग मशीन भी है। लेकिन इसके बावजूद भी इसने अपन ऊपर कंट्रोल किया और वो उनको खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो मेन लक्ष्य है वो तो खून का प्यासा है, ये सामने वाले को तो उसका काम है निपटाना, लेकिन ये फिर भी कंट्रोल कर रहा है और मिस चाइन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। अब मुझे नहीं मालूम ये ऐसा क्यों कर रही है, शायद इनके पास इनका खुद का रीजन हो, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि कोई गलत कदम ना उठा ले। मिस चाइन पता नहीं अपने दिमाग में क्या सोच रही होती हैं और वो बेरू की तरफ ही देख रही होती हैं। तभी बेरू को एक इंस्टिक्चुअल वार्निंग आती है। बेरू मिस चाइन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बेरू काफी तेजी से मिस चाइन की तरफ जाता है, उनके ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन मिस चाइन उसके उस अटैक से बच जाती है। लेकिन बेरू का यह जो अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और जमीन में पूरी जमीन ही फट जाती है एक्चुअल में, और पूरी चारों तरफ भाई तहस नहस हो जाती है पूरी जमीन जहां पर बेरू का हाथ पड़ता है। अभी देखकर मिस चाइन थोड़ा सा घबराती हैं और बेरू फिर से गुस्से में मिस चाइन की तरफ देखती हैं, जिसके बाद मिस चाइन सोच रही होती है कि मैं अपने शॉर्ट डांस स्किल का इस्तेमाल करूंगी। मिस चाइन अपने दिमाग में सोच रही होती हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है, मेरे को एक ही चांस में इसके ऊपर अटैक करना होगा, क्योंकि मेरे पास इतनी माना नहीं है और इसी वजह से मैं इस स्किल का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, मुझे इस स्किल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो बेरू के ऊपर काफी और तेजी से अपनी स्वॉर्ड चलाती हैं और वो यहाँ पर स्वॉर्ड ऑफ स्लाइड का इस्तेमाल करती हैं और बेरू के ऊपर अटैक कर देती हैं। जिन्वू दूर खड़े सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता नहीं। लेकिन तभी मिस चाइन जैसे ही बेरू के शरीर में उनकी स्वॉर्ड टच होती है, बेरू के माइंड में कुछ चीज एक्टिवेट हो जाती है और जिन्वू ने जो उसको कमांड दिया था वो उसको ना मानते हुए अपनी जो क्वीन थी जिसने उसको जन्म दिया था उसका कमांड मानने लग जाता है। तो एक्चुअल में उसका जो कमांड था वो ये था कि एक बात तुम याद रखना और ये कमांड कभी मत भूलना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम ही सबसे ज्यादा पावरफुल हो, अपने एनिमी को खत्म कर दो, और ये जो गर्ल है ये तुम्हारी एनिमी है। और इसीलिए बेरू मिस चाइन के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करता है, लेकिन जिन्वू बेरू के ऊपर चिल्लाता है कि रुको और काफी ज्यादा तेजी से जाता है और बेरू के उस अटैक को रोक लेता है अपने हाथों से और उसको पीछे हटने के लिए कहता है। जिन्वू उससे कहता है कि मैं तुमसे कहा था ना कि रुको। जिन्वू बेरू के ऊपर गुस्सा होता है, जिसके बाद वो यहाँ पर
मिस चाइन से पूछता है कि आप ठीक तो है? मिस चाइन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। बीरू जो कि थोड़ा सा दूर चला गया था, तो यहाँ पर जिनवू ने जब उसको पकड़ा था, उसके अटैक को डॉज किया था, तो उसको थोड़ा सा दूर कर दिया था उसको मिस चाइन से, जो कि जिनवू से माफी मांगता है और उससे कहता है कि मेरे किंग मेरे को माफ कर दीजिए। जिनवू कहता है क्या है ये? जिनवू मिस चाइन से कहता है कि आखिरकार आप अपने आप को इतना ज्यादा पुश क्यों कर रही थी? आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आपको हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए इतनी ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं थी। मिस चाइन जिनवू कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है। जिनवू उनसे आगे कहता है कि ये सिर्फ एक टेस्ट ही तो था ना, एक नेमलेस गिल्ड का एक एंट्रेंस टेस्ट। आपको इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी और आपके जैसे हंटर को अपनी लाइफ को इस चीज के लिए रिस्क में नहीं डालना चाहिए, और ये उतना ज्यादा कीमती भी नहीं था। तो आखिरकार आपने अपने आप को इतना ज्यादा रिस्क में क्यों डाला? मिस चाइन उसके कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रही होती है। जिनवू से कहता है कि अरे आप कुछ बोलेंगी, कुछ बताएंगी। जिनवू अपने मन में सोच रहा था कि भाई क्या सोच रही है आखिरकार, और जिनवू बेचारा खुद ही बोल देता है कि क्या शायद आप मेरे में इंटरेस्टेड हैं? मिस चाइन उसके उस बात का भी कोई रिप्लाई नहीं देती हैं। तभी वो कहते हैं कि क्या क्या? जिन्हों भी सोच रहा था कि यार मैंने क्या कह दिया, पर मुझे ऐसा कुछ लगा तो मैंने बोल दिया यार। मिस चैन भी कहती हाँ हाँ मेरे को भी ऐसे लगता है, और वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती हैं। इसके बाद अगले सीन में माइकल और मिसिस सेलनर को देखते हैं। मिस्टर ब्रेनोन माफी मांग रहे होते हैं। वो उनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया है, मुझे बताओगे कि आखिरकार हुआ क्या है? माइकल उनको बताता है जैसा कि मिस सेलनर ने ऑब्जर्वेशन किया था, और उन्होंने बताया है कि एक्चुअल में जो सांग जिन वू है वो एक किंग है। उसकी बात ये सुनकर कहते कि क्या? सांग जिन वू। उनमें से उन लोगों की ये बात सुनकर मिस्टर ब्रेनेन कहते हैं तो मिसेस सेलर ये कहना चाह रही हैं असल में जो सांग जिन वू है वो एक नेशनल लेवल हंटर जितना पावरफुल है। मिसिस सेलर उनसे कहते हैं कि हाँ मेरे को ऐसा लगता है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक्चुअल में। तो जैसा कि जितने भी लोग अवेक्ड होते हैं उनकी जो एक्चुअल में पावर होती है वो एक दूसरे साइड से आती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं द अदर साइड। और उन दोनों पार्टीज के बीच में जो कनेक्शन होता है उस कनेक्शन को मैं सेंस कर पाती हूँ। वैसे जो दूसरी साइड से फोर्स आती है वो काफी ज्यादा इंटेंस होती है, लेकिन जो कुछ अवेक्ड लोग होते हैं उनमें से ब्लाइंडिंग लाइट आती है, और यूजुअली मैं उन टाइप्स के लोगों को किंग कहती हूँ। लेकिन इस केस में यानी जिन्वू के केस में मेरे को ऐसा कोई कनेक्शन दिखाई नहीं दिया। और दूसरी बात, जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसकी जो अंदर डार्कनेस थी वो मुझे उल्टा ही देखने लग गई, और वो ऐसा बताते हुए काफी ज्यादा डर रही होती हैं। वो आगे बताती हैं कि वो अपने आप में ही डार्कनेस है। वो कहते हैं कि क्या डार्कनेस? तो आप ये कहना चाहती हैं कि जिन्वू एक एविल है? वो कहती है अरे नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ कहने की कोशिश नहीं की है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो एक अच्छा इंसान है या बेकार इंसान है। मैं सिर्फ आपको उसकी पावर के बारे में बता रही हूँ। उसकी पावर क्या है उसके बारे में सिर्फ। जिन्वू अपनी ताकत को एक दूसरी जगह से ही लेता है। जैसे बाकी सभी जो लोग होते हैं वो अपनी पावर्स को कहीं और से लेते हैं, उनके बीच में एक कनेक्शन होता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ उसकी खुद की ही स्ट्रेंथ है, और उसकी स्ट्रेंथ की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। यानी उसके पावर की कोई भी सीमा नहीं है। वो जितना चाहे उतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। जिसके बाद वो वहां से उठ के जाने लगते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है मिसिस सेलनर, आपने हमें अपना समय दिया, आपका थैंक्स, और फिर अब आप जा सकती हैं। माइकल मिस्टर ब्रेनोन से पूछता है कि वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? वो उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर बेसमेंट लेवल 24 में जा रहा हूँ, मेरे साथ आओ। और फिर ये दोनों मिलकर बेसमेंट लेवल 24 में जाने लगते हैं। ये लोग जब लिफ्ट में होते हैं तो आपस में बात कर रहे होते हैं। मिस्टर ब्रेनोन माइकल से कहते हैं अगर हम मिसिस सेलनर के एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उसको रिक्रूट नहीं कर सकते तो हमको कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा मिस्टर जिन्वू को रिक्रूट करने का। वैसे क्या तुमको याद है कि पहला एस रैंक का जो गेट था वो कब ओपन हुआ था? और माइकल कहता है कि हाँ बिल्कुल, आखिरकार मैं उस चीज को कैसे भूल सकता हूँ। उसने पूरे वेस्ट एरिया को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। अमेरिका ने दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर हंटर्स को रिक्रूट करने के लिए उनको काफी बड़े बड़े रिवॉर्ड्स देने का वादा किया, और साथ ही में और उन लोगों को एक अथॉरिटी भी दी, और वो अथॉरिटी एक नेशन जितनी पावरफुल थी। और उसी से जन्म होता है नेशनल लेवल हंटर के टाइटल का। इसके बाद हम लोगों को बैक स्टोरी बताई जाती है। तो एक्चुअल में जो एक ड्रैगन था जिसका नाम था कैमिश, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो अकेला ही टॉप रैंक्स के जो हंटर्स थे, हजारों टॉप रैंक के हंटर्स, उनको संभाल सकता था। फिर से स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां पर माइकल और मिस्टर ब्रेनोन आपस में बात करते हुए उसी जगह पर जा रहे होते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। मिस्टर ब्रेनोन वो उसको एक र्यून स्टोन दिखाते हैं जो कि उन लोगों को कैमिश की कॉर्प्स से मिली थी। मिस्टर ब्रेनोन कहते हैं कि उस बात को 8 साल बीत गए हैं और अभी भी एक मेज क्लास को नेशनल लेवल हंटर होना बाकी है, और ये र्यून स्टोन अभी भी अपने सही ऑनर का इंतजार कर रहा है इस बेसमेंट के अंदर। कैमिश ने एक बार और इस ब्यूटीफुल कंट्री को वैल्यूएबल गिफ्ट दिया है। इसके बाद हम लोग कैमिश की जो डेथ बॉडी होती है उसको देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी होती है। एक्चुअल में ये लोग तो उसकी बॉडी के सामने बहुत छोटी छोटी चीज दिखाई दे रहे होते हैं, वो बॉडी बहुत बड़ी होती है। इसके बाद दूसरी
तरफ हम लोग जिन्वो के घर पे जिन्वो को देखते हैं, जो कि वॉशरूम में अपना ही फेस देख रहा होता है शीशे में। वो सोच रहा होता है कि यार जब से मैं रीअवेकिंग हुआ हूँ, मैं ये तो मानूंगा कि मैं थोड़ा सा इंच बढ़ गया हूँ और मेरा जो शेप है शरीर का वो भी बेहतर हुआ है, लेकिन लेकिन क्या मैं सही में इतना सुंदर हूँ? क्योंकि मैं तो एक एवरेज की तरह दिखता हूँ कि यार मिस चाइन मुझ जिनको मैं कैसे पसंद आ गया। अब जिन्वो यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि यार मेरी शक्ल तो मेरे को नहीं लगता उतनी अच्छी है, तो मिस चाइन मेरे को पसंद क्यों करती हैं? अब इसे क्या मालूम भाई, कोई और ही बात है। वैसे हाँ, मेरी जो स्किन है फेस की वो काफी ज्यादा क्लियर है। ऐसा शायद इसलिए होगा क्योंकि मेरे पास एक स्किल है जिसकी हेल्प से मेरे शरीर में कहीं भी कोई डिस्ट्रॉय हो जाता है तो मैं उसको तुरंत रिकवर कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी यार, जिसके बाद जिन्वू अपनी सिस्टर के पास जाता है, उससे बोलता है कि जिन्हा। जिन्हा बोलती है हाँ बोलो। जिन्नू उससे बोलता है कि वैसे तुम मेरे को कितना रेट करना चाहोगी? जिन्हा पूछती है कि किस बेस पर मैं तुमको रेट दूं? जिन्नू बोलता है कि अट्रैक्टिवनेस पर। वो कहते हैं क्या आखिरकार तुमको ऐसा कॉन्फिडेंस कहाँ से मिल गया? जिन्नू उसके पास आता है, उसको पकड़ के उसकी पिटाई करने लग जाता है। उससे कहता है क्या क्या बात कर रही हो तुम? जिन्ना उसको बोलते हैं कि मेरी आंखों में तो तुम्हारी शक्ल एकदम बकवास है, घटिया है। जिन्नू उसको मार रहा होता है, उसे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई ऐसे फालतू बोलने की, और तुम्हारा बेकार का ओपिनियन देने के लिए थैंक्स। जिन्नू अपनी सिस्टर से कहता है कि सुन सुन सुन, पीछे 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 रख पैर, नहीं तो पैर टूट जाएगा तेरा। और क्या तुम्हें भूल गई हो क्या, मेरी जो बॉडी है वो एक एस रैंक के हंटर की है। और फिर इन दोनों भाई बहनों यहाँ पर थोड़ी बहुत बहस होती है, जिसके बाद जिन्वू उससे बोलता है कि वैसे मैं तुमको कुछ बता दूं, मैं यहाँ पर एक गिल्ड बनाने की सोच रहा हूँ। उसकी सिस्टर कहते हो तो मतलब तुम बड़े बॉस बन गए हो। जिन्वू उससे बोलता है कि अपने जो गिल्ड है उसका नाम रखा है सोलो प्लेयर गिल्ड। उसकी सिस्टर कहते हैं क्या क्या मजाक चल रहा है क्या? ये क्या मजाक है? और आखिरकार तुमको ऐसा ही नाम क्यों सूझा? जिन्वू उससे बोलता है क्यों, कुछ अजीब नाम है क्या? वो उसकी सिस्टर कहती है अरे बहुत ज्यादा अजीब है, और वैसे भी तुम्हारे पास एक एबिलिटीज है जिसकी मदद से तुम उन डार्क सोल्जर्स को समन कर सकते हो, तो टेक्निकली देखा जाए तो तुम एक सोलो प्लेयर तो नहीं हो। जिन्होंने कहता अच्छा पॉइंट तो है, तो मेरे को उसका क्या नाम रखना चाहिए बताओ? उसकी सिस्टर थोड़ा सोचती हो, कहती वैसे अर्जुन गिल्ड कैसा नाम रहेगा? वो कहता है अब इसका क्या मतलब है? इसकी सिस्टर को बताती है कि चाइनीज में मीन्स होता है आई, और जिन का मीन्स होता है टू गो फॉरवर्ड, मुझे आगे जाना है। और वैसे भी ये नाम मैंने इसलिए चुना क्योंकि पहले मेरा नाम यही था। क्यों, तुमको ये नाम अच्छा ही लगा क्या? इसमें कुछ बुरा है क्या? जिन्वू कहता उतना बेकार भी नहीं है। इसके बाद दूसरी तरफ हम लोग मिस चाइन को देखते हैं, जो कि बेचारी सो ही नहीं पा रही होती हैं। अब आप लोगों को तो मालूम है भाई क्यों नहीं सो पा रही थी। उनको बार बार जिन्नू को एक ख्याल आ रहा होता है। वो कहती हैं अरे यार मैं बार बार इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, मैं कितना ज्यादा सोच रही हूँ। तो बेसिकली मैंने उससे बोल दिया कि मैं उसे पसंद करती हूँ, और वो बार बार जिन्वू के उसी बात के बारे में सोच रही होती हूँ। कहते नहीं नहीं, शायद मैं क्रेजी हो गई हूँ, लेकिन नहीं, उसने मेरी जान बचाई थी। ऑफ कोर्स मैं उसे पसंद करती हूँ। हाँ ये बात सही है। अरे नहीं यार, क्या मैं मजाक कर रही हूँ? सब कुछ सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। लेकिन वैसे देखा जाए तो वैसे मेरे को मिन ब्यूंग की हीलिंग एबिलिटीज की वजह से मैं सर्वाइव हुई थी, वहां बच पाई थी। तभी उनके दिमाग में उनको एक ख्याल आता है, जहां पर वो मिस्टर ब्यूंग से मिलती हैं। मिस्टर ब्यूंग उससे कह रहे होते हैं कि प्लीज तुम जिन्वू को बता देना कि वो सावधान रहे उन पावर से जो उसके अंदर है। तभी मिस चाइन की आंख एकदम से खुलती है। मिस चाइन कहती है कि ये क्या था? मेरे को याद है कि मैंने मिन ब्यूंग को देखा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग नाइट गिल्ड को देखते हैं। नाइट गिल्ड का जो गिल्ड मास्टर होता है, उसके पास उसका असिस्टेंट आता है। वो उसको बताता है कि बॉस कल एक नया गेट अपीयर्ड हुआ है, और वो हम लोगों के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, और इसी वजह से हमको उस गेट का एंट्री परमिट नहीं मिला। और हंटर एसोसिएशन के अकॉर्डिंग उस गेट की जो रैंक है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। गिल्ड मास्टर उससे कहता है कि क्या वो एस रैंक क्या उससे ज्यादा है? वो उसको बताता है कि नहीं, लेकिन उन्होंने बताया था कि वो एक टॉप टायर ए रैंक का गेट है। गिल्ड मास्टर कहता है हमारी गर्दन में कितना ज्यादा दर्द हो रहा है, अगर हम लोग केयरफुल नहीं रहे तो हम सभी यहीं पे मारे जाएंगे। जिसपे उसका असिस्टेंट कहता है कि हम लोगों के पास तो इतनी ज्यादा मैन पावर भी नहीं है कि हम एक स्ट्राइक स्क्वाड बना पाए एक ए रैंक के गेट के लिए भी। लेकिन हम लोग इस कंट्री की जो 5 मेजर गिल्ड्स हैं उनमें से एक गिल्ड है, तो अगर हम लोग इस चीज को क्लियर करने में फेल हो जाते हैं तो लोग हमारे बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे। जिसकी बात सुनकर गिल्ड मास्टर कहता है कि असली प्रॉब्लम तो ये है कि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि ए बी सी डी और ई रैंक, ये सारे के सारे जो रैंक्स हैं वो सेम है। ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि क्या? और हमारी संख्या और कैपेबिलिटी की बात की जाए तो हमारे जो ए रैंक के हंटर्स हैं और जो बाकी मेजर गिल्ड के ए रैंक के हंटर्स हैं उनसे वो लोग कम नहीं है। बस फर्क ये है कि हमारे पास कोई एस रैंक का हंटर नहीं है, और यही सबसे बड़ा सिर दर्द है। तभी पीछे से आवाज आती है और वो बंदा बोलता है तो हम दूसरे गिल्ड के साथ गठबंधन क्यों नहीं बना लेते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि दूसरा गिल्ड इसी तरीके से एग्री कर देगा? हम लोग दूसरों से हेल्प मांगेंगे,
क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम लोग गेट को अपने दम पर क्लियर नहीं कर सकते? तो कैसा रहेगा कि हम किसी इंडिविजुअल को लें एक गिल्ड की जगह पर? सो एक्चुअल में यहाँ पर ये सब जो बातें बोल रहा होता है वो एक ए रैंक का हीलर जैंग होता है, जिस पे उनका जो बॉस होता है वो बोलता है कि हम एक टॉप टायर ए रैंक की बात कर रहे हैं, और आखिरकार किस तरीके से एक सिंगल हंटर इतना बड़ा डिफरेंस पैदा कर पाएगा, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी उसको याद आता है, एक मिनट, वो बोलता है कि कहीं तुम, जिस पर ए रैंक का हीलर बोलता है कि हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, आपने सही समझा। जिसके बाद गिल्ड मास्टर कहता है तो तुम जिन्वू की बात कर रहे हो। अगर हम दूसरे बड़े गिल्ड के साथ गठबंधन करते हैं तो हमारे नाम पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग सांग जिनवू के साथ उसको अपने फोर्स में ज्वाइन करवाते हैं और इसके साथ ज्वाइन करते हैं तो लोग हमको ज्यादा जानेंगे, प्लस हम लोगों के पास काफी अच्छा मौका रहेगा कि हम लोग किसी भी खतरनाक रेड को अच्छी तरीके से सेफली क्लियर कर पाएं। पर वैसे सांग जिनवू इस समय पर कर क्या रहा है? जिस पर उनका जो एम्प्लॉय होता है उसको बताता है कि उसने जल्द ही में अभी जो मिडल हाईवे पर एक बहुत बड़ा गेट ओपन हुआ था उसको अकेले दम पर ही क्लियर कर दिया। वैसे बॉस, क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? क्या मैं उसको आपको कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दूं? जिस पे उसका बॉस उसको कहता है अरे नहीं, इतनी ज्यादा बेवकूफी नहीं, इतने बड़े इंपॉर्टेंट मैटर को फोन पर हैंडल करना ये सिर्फ एक बेवकूफी होगी। तो चलो उसके घर चल के उससे सामने बात करते हैं। दूसरी तरफ हम लोग जिन्वो को देखते हैं जो कि अपने गिल्ड में बैठा हुआ होता है। वो योजिन को बता रहा होता है कि मैंने अपने गिल्ड का नाम सोचा है अर्जिन गिल्ड, कैसा रहेगा? जिस पर योजिन उससे कहता है कि सर ये तो काफी बेहतरीन नाम लग रहा है, तो चलो हम लोग इसी नाम को अपने गिल्ड का ऑफिशियल नाम बना देते हैं। पर योजिन तो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है। वो कहता है कि यार इसका कुछ भी नाम रख भाई, कुछ भी नाम रख दो, लेकिन सोलो प्लेयर गिल्ड इसके अलावा कुछ भी नाम चलेगा। जिन वो कहता है कि ठीक है, तो हम लोग इसी नाम को कंफर्म करते हैं और अब हमको एक लास्ट फाउंडिंग मेंबर को रिक्रूट करना होगा, है ना? इस पे यूजिन कहता है वैसे आपका कल मिस चाइन के साथ क्या हुआ? वो नहीं कर रही है हमको ज्वाइन? जिन वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मिस चाइन हमारे गिल्ड के लिए फिट होंगी, और वैसे भी वो नहीं है जिनको मैं ढूंढ रहा था। यूजिन अपने मन में सोचता था क्या वो एक एस रैंक की हंटर है, वो यंग है और उनके पास ग्रेट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है, वो दिखने में भी काफी बेहतरीन है। अब मिस चाइन से भी बेहतर कैंडिडेट कौन होगा? उसके बाद यूजिन जिन्हों से बोलता है कि सर वैसे आप किस प्रकार का इंसान ढूंढ रहे हैं? आपको एग्जैक्टली कैसा चाहिए मेरे को बताइए आप। जिन उसको बताता है कि ऐसा कोई जिसके पास हंटर लाइसेंस हो, जिसको कि हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने का कोई भी इंटरेस्ट ना हो, लेकिन फिर भी वो भरोसेमंद हो। योजिन कहता है कि मेरे दिमाग में कुछ लोगों का नाम तो आया, लेकिन योजिन आगे कुछ बोल पाता तभी उनका गेट खटखटाता कोई। जिन्वू बाहर जाता देखने के लिए गेट पर कौन है। जिन्वू बोलता है कि कौन? जिन्हों अपने मन में सोचा था कहीं क्या फिर से मिस चाइन तो नहीं आ गई, लेकिन तभी वो बाहर देखता है तो असल में यहाँ पर जो नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर था वो अपने दोनों साथियों के साथ यहाँ पर आ गया था। वो तीनों के तीनों कुछ इस तरीके से दांत फाड़ते हुए एक काफी खतरनाक स्माइल देते हुए जिन्हों से बोलता है, उसका जो गिल्ड मास्टर होता है, कि हेलो मैं पार्क, नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर। पीछे खड़ा योजिन, जिन्वू, ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरानी से देख रहे होते हैं कि ये क्या करने के लिए आ गए यहाँ पर। जिसके बाद ये लोग अंदर आते हैं। वो लोग जिन्वू को एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं और उसको बताते हैं कि ये देखिए, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गेट ओपन हुआ था और सभी लोग उस गेट को देख के काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि ये देखो ये कितना बड़ा है, आखिरकार ये पॉसिबल ही कैसे, आखिरकार ये किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है? ये गेट तो काफी ज्यादा बड़ा है। गिल्ड मास्टर पार्क जिन्हों से कहता है कि वैसे गेट का जो रैंक होता है वो उसके साइज पर हमेशा डिपेंड नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जितना बड़ा गेट है उतना बड़ा ही उसका रैंक होगा। तो कोई भी जो गेट होता है उसमें से कितनी ज्यादा माना निकल रही है उसको डिटेक्ट करके ही पता लगाया जाता है कि आखिरकार उस गेट का रैंक क्या है। जिन्वू से कहता है तो क्या हंटर एसोसिएशन ने इसको एक एस रैंक का गेट का है? जिसमें वो कहता है कि नहीं, लेकिन ये इमिजरेबल है और ये बुसान सिटी का आज तक का सबसे बड़ा गेट है। इससे पहले बुसान सिटी में इससे बड़ा गेट आज तक अपेयर नहीं हुआ है। जिन्वू अपने मन में सोच रहा था बुसान, यहाँ पे तो जूही रहती है ना? जूही की एक बात याद आती है जब जूही ने उससे कहा था कि मेरे शहर में जब तुम आना तो मैं तुमको ट्रीट दूंगी। जिसके बाद गिल्ड मास्टर आगे जिन्वू से कहता है, शायद आपने न्यूज ऑलरेडी देख ली होगी, लेकिन हंटर एसोसिएशन ने हमको एंट्री परमिट देने के लिए मना कर दिया है। उनको लगता है कि ये जो रेड है वो काफी ज्यादा रिस्की हो सकती है, और जैसा कि हम लोगों के गिल्ड में यानी कि नाइट गिल्ड में कोई भी एक ऐसा रैंक का हंटर नहीं है, और इसीलिए उन्होंने हमको इस रेड पे जाने के लिए मना कर दिया है। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे जो स्ट्राइक स्क्वाड को ज्वाइन कर लेते हैं तो हंटर एसोसिएशन शायद हमको परमिशन दे दे। उसके पीछे खड़ा ए रैंक का हीलर जो पार्क होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं इनसे ऑटोग्राफ के लिए पूछ लूं। तो जिन्वू से ऑटोग्राफ के लिए पूछने की सोच रहा होता है। भाई होगा जिन्वू का फैन,
लेना चाहता हूँ ऑटोग्राफ, लेकिन वो बस सिर्फ ये मन में सोच रहा होता है, कुछ बोल नहीं रहा होता है। गिल्ड मास्टर आगे बोलता है, वैसे मैं तुमको काफी बेहतरीन डील दूंगा। वैसे जब बड़ा जो गिल्ड होता है वो किसी डंजन को लेता है और उस पे रेड करके उसको क्लियर करता है, तो एस रैंक के जो हंटर होते हैं उनको वैसे 10% मिलते हैं जो भी प्रॉफिट होता है, लेकिन हम तुमको 20% देंगे। जिस पे जिनवू कहता है कि चलो ठीक है, इसको 50-50 करते हैं। ये बात सुनने के बाद वो लोग सभी हैरान होते हैं, कहते हैं क्या? जिस पे जिनवू उनसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ टीम अप करूंगा अगर तुम मेरे को एक इंडिविजुअल हंटर ना मानकर एक गिल्ड की तरह ट्रीट करो तो। यानी कि तुम ऐसा मत समझना कि मैं एक इंडिविजुअल हंटर तुम्हारे साथ टीम अप कर रहा हूँ, तुम ये सोचना कि पूरा एक गिल्ड ही है जो कि तुम्हारे साथ टीम अप कर रहा है। एक्चुअली में मेरा जो गिल्ड है अर्जिन गिल्ड, वो भी प्रोसेसिंग में है। जिसकी बात सुनकर जो गिल्ड मास्टर होता है वो कहता है कि ठीक है, क्यों ना इसको 40-60 कर दिया जाए, ये कैसा रहेगा? जिनवू उससे कहता है, मेरे को तुम्हारे साथ इस वक्त कोई सी भी प्रकार का कोई भी नेगोशिएशन नहीं करना है। जिसकी बात सुनकर जो गिल्ड मास्टर होता है कहता है कि ठीक है, लेकिन रिटर्न में मैं चाहूंगा कि तुम डंजन के जो बॉस हो उसको हराओ। तो क्या तुम हमारे लिए ऐसा करोगे? जिनवू से कहता है हाँ, क्यों नहीं। और फिर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते गिल्ड मास्टर जिनवू से बोलता है, वैसे कल तुम रेड के लिए आ सकते हो तो तुम सुबह सुबह आ जाना। वैसे मैं तुमको अभी बुसान सिटी ले जा सकता हूँ अगर तुम हमारे साथ चलना चाहो तो, लेकिन तुम हमारे साथ आ क्यों नहीं रहे हो? जिनवू से कहता है कि असल में मेरा आज रात का कुछ प्लान है, तो वैसे मैं पक्का कल आ जाऊंगा, तुम उसकी चिंता मत करो, और मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं लेट नहीं होऊंगा। तभी उनका जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि ये क्या? अभी मैं इतना तो पक्का कह सकता हूँ कि अभी जो उनकी शेडो थी वो यहाँ से थोड़ी सी मूव हुई है। जिन पे उनका बॉस कहता है, क्या तुम पी कर आए हो क्या? तभी जिनवो के फोन पर किसी का फोन आता है। जिनवो कहता है कि अब ये किसका नंबर है? जिसके बाद वो उन दोनों से कहता है कि एक्सक्यूज मी, किसी का फोन आ गया है, मैं थोड़ा सा कॉल पे बात करने के लिए जा रहा हूँ। जिस पर वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं। जिनवू फोन लेकर बाहर आ जाता है। जिनवू कहता है कि हाँ, कौन बोल रहा है? उधर से आवाज आती है जिनवू। वो आवाज सुनने के बाद जिनवू कहता है मॉम, मॉम आपने फोन किया है? जिनवू की मॉम कहती है मैंने तुमको फोन इसीलिए किया है क्योंकि मेरे को तुम्हारी आवाज सुननी थी। क्या तुम इस समय पे बिजी हो? जिनवू कहता है नहीं। और फिर ये लोग यहाँ पर आपस में बात करने लग जाते हैं। जिनवू अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, आज रात को हम लोग डिनर पे चलेंगे तो कैसा रहेगा? जिनवू की मॉम कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है उसी जगह का, बुसान सिटी में, जहाँ पर जो बड़ा वाला गेट है वो अपीयर्ड हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा होता है। वहाँ पे लोग तो भाई बहुत ज्यादा छोटे छोटे से दिख रहे होते हैं और वहाँ पर काफी सारे हंटर्स आए हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो गिल्ड मास्टर था वो भी यहाँ पर आ गया होता है अपने साथियों के साथ। वो अपने मन में कहता है कि मैं उसको थोड़ा सा और फोर्स करता तो वो कल ही हमारे साथ यहाँ पर आ जाता, आशा है कि वो लेट ना हो। तो जिनवू की बात कर रहा होता है और 11 बज गए होते हैं और 11:05 पे इन लोगों की रेड थी। वो टाइम को देखते हुए कहता हूँ सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं। दूसरी तरफ हम लोग जिनवू को देखते हैं। जिनवू भी वहां पे जाने के लिए रेडी हो गया होता है। जिनवू आसमान की तरफ देखता है तो जो मौसम होता है उतना क्लियर नहीं होता। जिनवू आसमान की तरफ देखते हुए कहता मौसम सही नहीं दिखाई दे रहा है। आई होप जिन्हा अपने साथ अम्ब्रेला ले गई हो, मुझे लगता है कि मेरे को वहां पर चलना चाहिए। और ऐसा कहने के साथ जिनवू बोलता है शेडो एक्सचेंज। दूसरी तरफ हम लोग जिन्हा को स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने एक टीचर का थोड़ा बहुत काम कर रहे होते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है तो बेसिकली हम लोग एक फ्री लेबर है। दूसरा स्टूडेंट कहता है हाँ तुमने सही कहा यार। उनमें से तीसरा कहता है कि आखिरकार टीचर हम लोग को इस तरीके से काम क्यों देते रहते हैं? इसी तरीके से ये लोग आपस में थोड़ी और बातचीत करते हैं और जो भी काम करने के लिए आए हुए होते हैं उस रूम में जाते हैं। जैसे ये लोग उस रूम को देखकर कहते हैं यहाँ पर कितना ज्यादा धूल है यार, इसको आखिरकार लास्ट टाइम कब क्लीन किया गया था? तो वो पूरा रूम काफी ज्यादा गंदा होता है और वहाँ पे काफी सारे सामान पड़े हुए होते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि हर सेमेस्टर में इस रूम का इस्तेमाल किया जाता होगा। तभी वो लोग सामने एक गेट को देखते हैं। वो कहते हैं अब ये क्या है? कहते हैं क्या ये कोई गेट है? तभी उनमें से जो एक स्टूडेंट होता है वो उन दोनों को कहता है, अरे यार तुम लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, चिल। तो जो हंटर्स होते हैं वही सिर्फ इस गेट के उस पार जा सकते हैं, और वैसे भी इस गेट की दूसरी साइड कुछ है ही नहीं यार। और वैसे भी इस गेट को ओपन हुए तो लगभग 1 हफ्ता हो गया। जिसकी बात सुनकर वो लोग कहते हैं क्या? तभी उनमें से जो एक स्टूडेंट होता है वो कहता है कि नहीं यार, पर वैसे भी ये गेट तो हम लोग को अभी मिला है ना, तो इसका मतलब तो ये है। वो उसके आगे कुछ बोल ही पाता। तभी वो जो गेट होता है वो क्रैक हो जाता है और उसमें से एक मॉन्स्टर का हाथ आता है और जो गेट के नियर में जो एक लड़का खड़ा था वो मॉन्स्टर उसको पूरा पकड़ लेता है। ये देखकर बाकी 2 लड़के होते हैं काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो लड़का चिल्ला रहा होता है कि मेरे को बचाओ, जल्दी मेरे को बचाओ। लेकिन वो मॉन्स्टर उसको बहुत ही ज्यादा तेजी से अपने हाथ से पूरा पिचका देता है, उसके शरीर से पूरा खून आने लग जाता है। ये देखकर वो दोनों बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो मॉन्स्टर जिस बच्चे को पकड़ा हुआ होता है उसको पूरा पिचका देता है और खत्म कर देता है। उस मॉन्स्टर के पीछे 2 और मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। बाकी 2 बचे हुए बच्चे होते हैं, वो मॉन्स्टर उसको भी मार देते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों स्टूडेंट्स थे वो मॉन्स्टर उन सभी को खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो मॉन्स्टर बाहर आता है
और उनको यहाँ पर जो इन्होंने उनको अभी मारा हुआ था उन बच्चों को खून सूंघता है तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और ये जो मॉन्स्टर्स हैं, ये पिछले जो मॉन्स्टर्स थे उनसे काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर हैं इनकी जो इंसेक्ट्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और ये लोग अपने मिशन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो इन लोगों ने पूरे हफ्ते भर अपने आप को डार्कनेस के अंदर छुपा के रखा और अपने शिकार को ढूंढने से पहले ही इनकी जो सिक्स्थ सेंस थी वो एक्टिवेट हो गई थी। इसके बाद वो मॉन्स्टर बोलता है कि ये जो पूरी जगह है यहाँ पर काफी सारे शिकार है। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं और बाकी लोग जो स्कूल के अंदर होते हैं उनकी बात कर रहा होता है कि यहाँ पर काफी सारे शिकार हैं चारों तरफ, हमसे ऊपर एक लेवल है और उससे भी ऊपर एक लेवल है। तो एक्चुअली में जैसे कि ये मॉन्स्टर्स हैं तो ये स्कूल के जिस फ्लोर पे है उससे ऊपर भी एक फ्लोर है और उससे ऊपर भी एक फ्लोर है, तो उसी को ये लोग लेवल अप कह रहे हैं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर बोलता है कि ये जो जगह है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि कैसल होता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर जो उसके पीछे दूसरा मॉन्स्टर होता है उससे बोलता है कि पहले हंटिंग मैं स्टार्ट करूंगा, तुम जाओ और बाकी लोगों को ले आओ। और उस रूम का शीशा तोड़कर बाहर आता है और कहता है कि असली हंट तो अभी स्टार्ट होगा, पहले मैं इस कैसल के सभी इंसानों को खत्म तो कर दूं और अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लूं। तो सबसे पहले मैं इस एरिया को क्लियर करता हूं। उसके सामने काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि इस चीज के बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता है, वो लोग तो अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर इन लोगों की तरफ आता है और ये लोग उसको देख लेते हैं, जिसको देखकर ये लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वहां पर जो एक स्टूडेंट का ग्रुप होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग उसी गेट को देखते हैं जहां पर जिन्वू को जाना था, जो कि बहुत बड़ा गेट ओपन हुआ था। तो जिन्वू भी उस जगह पर पहुंच जाता है। उसको देखने का जिन्वू कहता रियल लाइफ से तो यार ये वाला गेट बहुत ज्यादा बड़ा है। वो यहाँ पर चारों तरफ अपने नजरें घुमाता है तो सामने वो देखता हुआ कहता तो ये हॉलिंग टीम है और दूसरी तरफ है माइनिंग टीम और बाकी इधर है काफी सारे हंटर्स स्ट्राइक स्क्वाड। तो यहाँ पर टोटल 13 ए रैंक के और बी रैंक के हंटर्स हैं। अच्छा, तो इन लोगों के पास वैसे काफी सारे ए रैंक के हंटर्स हैं। एक ऐसा गिल्ड जिसके पास सबसे ज्यादा ए रैंक के हंटर्स हैं। जिनको ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी पीछे से जिनको एक आवाज आती है, जिनको पीछे देखता है। तभी उनमें से जो एक हंटर होता है वो जिन्वू की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर जिन्वू आप काफी ज्यादा अमेजिंग है। जीजू आइलैंड के दौरान आपने कितनी अच्छी तरीके से फाइट की। सभी हंटर्स भी जिन्वू को वहां पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो लोग पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार आपने उन डार्क सोल्जर्स को किस तरीके से समन किया। नहीं नहीं नहीं, वेट 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 वेट, क्या हमको उनको समन बीस्ट कहना सही रहेगा? तो क्या आज आप हमको लीड कर रहे हैं? तभी वहां पर एक और हंटर आती है और वो उन लोगों से बोलती है, अरे रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम लोग? मिस्टर जिन्वू को इस तरीके से परेशान मत करो। जिसके बाद वो जिन्वू को अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो बताती है अपना नाम वगैरह और उसको ये भी बताती है कि वो नाइट गिल्ड का जो इलाइट स्ट्राइक स्क्वाड है उसकी मेन हीलर है। और वो जिन्होंने कहती है कि जैसा कि आप लीडर हैं और मैं मेन हीलर हूँ तो क्यों ना हम दोनों ही अकेले चलते हैं और सभी को खत्म करते हैं। तो क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? जिन्हों कहता है क्या। जिसके बाद जिन्हों नाइट गिल्ड का जो मास्टर होता है उससे बोलता है कि तुमने क्या अभी तक इसको बताया नहीं है? जिसपे वो बोलता है अरे नहीं कोई नहीं, मैं इन सभी लोगों को बता देता हूँ। जिसके बाद वो इन लोगों के पास आता है, इन लोगों को बोलता है कि मेरा नाम पार्क जॉनसू है और आज की जो रेड है मैं लीड करूंगा। जिसको सुनकर बाकी सब जो हंटर होते हैं, क्या सर आप फिर से मतलब मिस्टर जिन्वू नहीं करेंगे? अरे यार सच में सीरियसली? जिसके बाद उन लोगों को बताता है कि नहीं नहीं मिस्टर जिन्वू भी हम लोगों के साथ चलेंगे, लेकिन वो बैक लाइन के इंचार्ज हैं, वो हमको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो वो हमको वहां पर सेफली निकाल देंगे वहां से। तभी उनमें से जो हंटर होता है वो उससे कहता है क्या तुमको लगता है कि हमको किसी की जरूरत भी है कि हमको